ऐसे आंदोलन का मूल्यांकन। आंदोलन की असफलताएं। आंदोलन शुरू करने और अचानक उसे बंद कर देने से देश को कई दृष्टियों से भारी आघात लगा। उन्हें आंदोलन की असफलता ही माना जाएगा। यह अपने उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य को प्राप्त करने में असफल रहा। जनता में असंतोष और निराशा की लहर फैल गई। इस आंदोलन की असफलताएं निम्न है। पहला है खिलाफत की भयंकर भूल। यह दुर्भाग्यपूर्ण परंतु कटु सत्य है कि भारत के मुसलमानों को भारत के स्वराज्य की अपेक्षा टर्की के खलीफा के सिंहासन के प्रति अधिक श्रद्धा थी। वे असहयोग आंदोलन में इसलिए सम्मिलित हुए थे कि ब्रिटेन टर्की के सुल्तान के प्रति अन्याय कर रहा था। कांग्रेस की यह एक भयंकर भूल थी कि उसने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का एक अंग बनाया। वास्तव में होना यह चाहिए था कि उन्हें भारतीय स्वराज्य के नाम पर ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा जाता, परंतु ऐसा न करके खिलाफत को आधार बनाकर और टर्की के सुल्तान के नाम पर मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में खींचकर मुस्लिम पृथकवाद को बहुत बल दिया गया। खिलाफत आंदोलन के कारण संकीर्ण मुस्लिम सांप्रदायिकता को बल मिला। यह कितनी लज्जा की बात है कि जब टर्की में कमाल पाशा ने क्रांति कर दी और वहां सुल्तान के पक्ष का आंदोलन समाप्त हो गया, तो भारत के मुसलमानों का अंग्रेज विरोध शांत हो गया। 1922 के पश्चात मुस्लिम लीग ने सदा ही कांग्रेस का विरोध किया, अंग्रेजों के जूते चमकाए और कभी भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। प्रसिद्ध विद्वान श्री वीपी मेनन ने अपनी छोटी परंतु बहुत ही जोरदार पुस्तक भारतीय संविधान की रूपरेखा का इतिहास में यह कहा है कि मैं यह मानता हूं कि खिलाफत की मांग ने 20 वर्ष पश्चात पाकिस्तान की मांग की भूमिका तैयार की। इसके परिणाम स्वरूप जिस धर्मांधता ने जन्म लिया तथा कटुता और संत्रास की संभावनाएं जो इसकी विफलता के कारण उत्पन्न हुई, उसी से संप्रदायों के बीच तनाव में वृद्धि हुई तथा दूसरी ओर 3री शताब्दी में फंसकर भयंकर दंगे हुए। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने भी स्वतंत्रता संग्राम में लिखा है, गांधी ये अनुभव करने में असफल रहे कि वह पान इस्लामी विचार जिसने खिलाफत को प्रोत्साहित किया वह भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ों पर प्रहार करता है। दूसरा है सांप्रदायिक दंगे। जिस तरह से खिलाफत के माध्यम से मुस्लिम कट्टरपंथी और सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया गया था, वह और भी एक दृष्टि से दुर्भाग्यशाली सिद्ध हुआ। साथ ही आंदोलन को यकायक स्थगित कर देने से जनता की छिपी हुई हिंसक प्रवृत्तियां और अधिक भड़क उठी। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि एक तेज रफ्तार से चलने वाली कार को, जबकि उसकी गति अपनी चरम बिंदु पर हो, अचानक ब्रेक लगाकर रोकने की चेष्टा की जाए और वह कार उलट जाए और चकनाचूर हो जाए। पंडित नेहरू ने स्वीकार किया कि इस बड़े आंदोलन को इस तरह यकायक बोतल में बंद करने से उस दुखांत कांडों के होने में मदद मिली जो देश में बाद में जाकर हुई। राजनीतिक संग्राम में छुटपुट और बेकार हिंसा कांडों की ओर बहाव तो रुक गया, लेकिन इस तरह दबाई गई हिंसा प्रवृत्ति अपने निकलने का रास्ता तो ढूंढती रही और शायद बाद के वर्षों में इसी बात ने हिंदू मुस्लिम झगड़ों को बढ़ाया। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के कुछ ही समय पश्चात देश में सांप्रदायिक दंगों का जो तांडव हुआ, उसके लिए अंग्रेजों की फूट डालो और हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ की नीति के साथ ही साथ असहयोग आंदोलन में खिलाफत का प्रवेश और आंदोलन का अचानक स्थगित होना भी जिम्मेदार है। तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति को धक्का। आंदोलन के बिना किसी प्रकार की विजय अर्जित किए हुए अचानक स्थगित कर दिए जाने से देश भर में एक निराशा का वातावरण छा गया। भारतीयों की मनस्थिति युद्ध में पराजित एक सेना किसी हो गई। इससे स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन को भारी क्षति पहुंची। गांधी जी की प्रतिष्ठा को भी बहुत धक्का लगा। देश के लिए यह आघात इतना बड़ा था कि इससे उभरने में पूरे 10 वर्ष लग गए। 10 वर्ष के पश्चात
ही गांधी जी ने नया आंदोलन प्रारंभ कर पाए। देश में व्याप्त इसी निराशा के कारण कांग्रेस में भी फूट पड़ गई और उसके एक भाग ने पृथक छिटक कर स्वराज्य पार्टी बना ली। फोर्थ है, एक व्यक्ति पर निर्भर होना गलत। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने गांधी जी को अपना डिक्टेटर नियुक्त किया था। इसे सभी देशवासियों ने अपना भविष्य एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार यह एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि एक व्यक्ति के एक गलत कदम के कारण देश विजय के शिखर से पराजय के कागार पर पहुंच गया। इस संदर्भ में देशबंधु चित्तरंजन दास की महात्मा गांधी के नेतृत्व के संबंध में जो राय थी वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी अद्भुत कुशलता से किसी आंदोलन को प्रारंभ करते हैं, वह उसे दोष रहित कौशल के साथ में क्रियान्वित करते हैं। वे तब तक सफलता पर सफलता अर्जित करते रहते हैं जब तक आंदोलन अपने शिखर पर नहीं पहुंच जाता, परंतु उसके पश्चात वे अपना संतुलन खो बैठते हैं और गलतियां करना प्रारंभ कर देते हैं। पांचवा है, झूठे आश्वासन। असहयोग आंदोलन के दौरान यह कहा गया कि 1 वर्ष के अंदर ही हमें स्वराज्य मिलने वाला है। यह एक झूठा आश्वासन था। सब बुद्धिजीवी जानते थे कि ऐसा नहीं होने वाला है। यह आश्वासन इसलिए दिया गया था कि आंदोलन को शक्ति और बल मिले। ऐसा हुआ भी, परंतु भुला दिया गया कि जब जनता यह जान लेगी कि जिन आश्वासनों के लिए वह लड़ रही थी वे झूठे थे, तो उसके मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का वचन न केवल गैर बुद्धिमत्तापूर्ण था बल्कि बचकाना भी था। उसने कांग्रेस के सभी तर्कशील व्यक्तियों की दृष्टि में मूर्ख सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट छठा है, अच्छा अंत हो सकता था। असहयोग आंदोलन बहुत सफलतापूर्वक चला था। जनता का उत्साह भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व था। शासन घबरा गया था। वह हैरान और परेशान हो गया था। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए उस समय शासन इतना बेचैन था कि उसने स्वयं गांधी जी के पास समझौते के प्रस्ताव भेजे थे। वह उचित समय था। उस समय ब्रिटिश सरकार से काफ़ी कुछ छीनकर आगे की लड़ाई की तैयारी की जा सकती थी। उससे न तो केवल देश का मनोबल टूटता और न बाद में सांप्रदायिक दंगे होते, परंतु वह अवसर हाथ से जाने दिया गया। भारत के वायसराय ने 2 बार गांधी जी के पास संदेश भिजवाए थे और उन्होंने कहा था कि कलकत्ता में युवराज की यात्रा पर गोलमेज परिषद करके भारत में जो प्रांतों को पूर्ण स्वशासन देने को तैयार है, परंतु गांधी जी ने इस स्वर्णिम सुझाव पर भी लात मार दी। इस पर काजी द्वारकादास ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इस अवसर को ठुकराकर राष्ट्रीय आंदोलन को 15 वर्ष पीछे धकेल दिया गया। जो प्रांतीय स्वराज हमें 1922 में प्रस्तावित किया गया, उसे ठुकराकर हमने उसी को 1931 में स्वीकार किया। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की सफलताएं। पहला है, ब्रिटिश साम्राज्य पर कुठाराघात। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। उसकी कमजोरियां स्पष्ट हो गई। भारतीय जनता की रही सही राजभक्ति समाप्त हो गई और यह स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य से लड़कर ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, स्वराज्य का संदेश। आंदोलन ने स्वराज्य का संदेश घर घर में पहुंचा दिया। सभी वर्गों के लोगों को यह मालूम हो गया कि उन्हें स्वराज्य हासिल करना है और उसके लिए ब्रिटिश नौकरशाही से मोर्चा लेना है। तीसरा है, राष्ट्रीयता का संचार। ये पहला जन आंदोलन था। इसमें विभिन्न संप्रदायों और प्रांतों के लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए। भारतीयों में पहली बार इस सीमा तक एकता और राष्ट्रीयता की भावना का सूत्रपात हुआ। चौथा है, राष्ट्रीय आंदोलन को शक्ति प्रदान करना। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को शक्ति प्रदान की, उसे एक नई दिशा और गति प्रदान की। इससे जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। पांचवा है, कांग्रेस की नीति और स्वरूप में परिवर्तन। कांग्रेस ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। पहले वह केवल वैधानिक साधनों का प्रयोग करती थी, अब वह सभी साधनों का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग कर सकती थी।
उसने सक्रिय आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा की नीति की अपनाया। फलस्वरूप उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। पहले उसका प्रभाव शिक्षित तथा मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। अब उसने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिसके झंडे के नीचे सारी जनता आ गई। छठा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसका एक प्रमुख कार्यक्रम था। आंदोलनकारियों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया तथा राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की। फलतः भारतीयों में स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रेम जागृत हुआ तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। सातवां है निडरता की भावना का विकास। आंदोलन ने भारतीयों की आंखें खोल दी। सरकारी अधिकारियों तथा उनके आतंकों से जनता के दिल में जो भय दूर हो गया, वे साम्राज्य के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए सचेष्ट हो गए। और लास्ट है निष्कर्ष या महत्व। असहयोग आंदोलन का महत्व कूपलैंड के शब्दों में स्पष्ट होता है। महात्मा गांधी वह क्रिया जो तिलक ने नहीं कर सके, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन में बदल दिया। गांधी ने इसे भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने की सीख दी। संवैधानिक दबाव या विवाद और समझौता द्वारा नहीं, बल्कि शक्ति द्वारा जो अहिंसा हो। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि लोकप्रिय भी बना दिया। गांधी जी के व्यक्तित्व ने देहाती इलाकों को उद्वेलित कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखा था कि महात्मा गांधी ने इसको यानी कांग्रेस को एक नया विधान ही नहीं दिया, अपितु इसे एक क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित कर दिया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाए जाने लगे और एक जैसी नीति और एक जैसी विचारधारा सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगी। ये आपका टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।